हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल सुमित मैजिक ट्रिक में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें साइंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए मैं आपके लिए साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो इसको लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है उसमें साइंस, मैथ और रीजनिंग इसका जो है सो बड़ा ही अहम रोल होता है। तो रेलवे का जितना भी आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो चाहे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी 2025 का तैयारी कर रहे हो, उनको जो है सो मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों पर जो है सो अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो फिर आपका जो है सो एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं विज्ञान के बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का भी जो है सो एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें अच्छे से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी और लॉन्ग मेथड के माध्यम से भी आपको मैथ और रीजनिंग का भी क्लास करवाऊंगा। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाइथन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फेस क्रीम जो है सो पाइथन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दोस्तों, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मूल मात्रक जो है सो ज्योति तीव्रता, मूल मात्रक ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा, लंबाई, दूरी, समय, ताप या तापमान और पदार्थ का परिमाण, ये जो है सो सातों मूल मात्रक है, जो कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ज्वाला 10 ताप। ट्रिक बता दूं, ज से ज्वाला, व से विद्युत धारा, ल से लंबाई, द से दूरी, स से समय, ता से तापमान और प से पदार्थ का परिमाण। ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त प्रोटीन जो रक्त जमावट की शुरुआत करता है तो वह है प्रोथ्रोम्बिन। वह है प्रोथ्रोम्बिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 2.5 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा। तो हमारे पास देख लीजिए, 10 किलोग्राम यानी मास 10, और यहाँ पर लिख दिया है 2.5 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि त्वरण एक्सलेशन का मान दे दिया है 2.5 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको जो है सो हम लोग जानते हैं, हम लोग फार्मूला फोर्स का F=ma। तो यहाँ पर m का मान बैठाएंगे 10 गुने 2.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन। 25 न्यूटन यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मूत्रालयों के पास अक्सर एक तीखी गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह गंध होती है दोस्तों अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। अमोनिया का अनुसूत्र NH3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, गर्मी का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी जो है, जो गर्मी बढ़ने से विसरण बढ़ता है, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ यह बढ़ता है और तापमान के घटने पर घटता है। तापमान के घटने पर घटता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेग की एसआई इकाई है? तो वेग का ऐसा मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? तो जानते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण को डेसीबल में
मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तारे का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी प्रतीत होती है। जब हम किसी छड़ को पानी से भरे हुए अगर किसी बाल्टी में डुबाते हैं तो वह छड़ी तो सीधी होती है लेकिन वह हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो वह पानी के प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा जो है सो हमें होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान अधिकतम होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रबर को सख्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो रबर को सख्त करने के लिए वल्कनीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। तो रबर इसके बाद जो है सो कठोर हो जाता है, जिसका जो है सो टाई, ट्यूब, रबर बैंड, दस्ताना बनाने में किया जाता है। तो रबर के सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन यानी वल्कनीकरण ऑफ रबर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? सी और बी। विटामिन सी और बी जो है सो यानी बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी जो है सो बाकी ए, डी, ई और विटामिन के ये सब क्या है? ये सब वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील है। कौन? ए, डी, ई और के, ये सब वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील है। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 पृथ्वी की सतह से छोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन को जलाता है। इसके बाद निकलने वाली गैसें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। यहाँ पर कौन सा गति का नियम लागू होता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन को बस थोड़ा ही करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? तो गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो सार्वभौमिक दाता जो है सो ओ को सार्वभौमिक दाता, और एबी को जो है सो दोस्तों एबी को सर्वग्राही कहा जाता है। एबी को सर्वग्राही यानी ओ सभी को अपना रक्त दे सकता है और एबी सभी से अपना रक्त जो है सो ले सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ के कण किस कारण से लगातार गतिशील रहते हैं? तो पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण लगातार गतिशील रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है सो दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और टार्टिक अम्ल जो है सो ये हमारा टार्टिक अम्ल जो है सो
टार्टिक अम्ल जैसे कि इमली और अंगूर इत्यादि में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल इमली, अंगूर इत्यादि में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जापान में मिनीमाता आपदा के लिए उत्तरदायी प्रदूषण का स्रोत क्या था? तो जापान में मिनीमाता रोग जो है तो पारा के प्रदूषण के कारण फैला था दोस्तों। पारा का संकेत Hg होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा आप लोग। विटामिन डी की कमी से जो है सो रिकेटस रोग जो है सो विटामिन डी की कमी से होता है। बाकी जो देख लीजिए, बाकी है विटामिन ये जो है सो डी की कमी से, और स्कर्वी जो है सो विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। क्वासियोरकर जो है तो प्रोटीन की कमी से होता है। और विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज दोस्तों किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। और विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया था। सी का खोज होलकट ने किया था। और डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI में एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर का विद्युत तुल्यांक क्या होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है सो 746 वॉट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो आप लोग तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी कुछ हमने डाला है ताकि आप लोग उसको देख के जो है सो खुद से इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट में इसका जो है सो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव, जिसको हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव भी कहते हैं, उस पर जो है यह आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किस वायु प्रदूषण के कारण? तो अम्लीय वर्षा जो है सो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, किसके कारण? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है सो अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B1 गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अब इसका जो है सो हम लोग थोड़ा ये देख ले, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और B1 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को आमतौर पर सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा इसका उत्पादन कर सकती है? तो सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश में ये कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि
इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और कोई अपडेट लाऊं तो उससे आपको जो है तो पहले वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको ऐसा ही मैथ और रीजनिंग का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।